कुछ कट्टरपंथियों का मानना है कि तुर्की का राष्ट्रपति खलीफा बनना चाहता है और दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली इस्लामी सेना बनाने का सपना देख रहा है। बात सही भी हो सकती है, वरना भारत और आतंकिस्तान की लड़ाई में खामखा आने की जरूरत क्या थी तुम्हें क्या जरूरत थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की? क्या जरूरत थी निकम्मी और भिखमंगी फौज को फर्जी ड्रोन पकड़ाने की? लेकिन ये कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है, क्योंकि पहलगाम हमले से लेकर पाकिस्तान का भारत पर ड्रोन से हमला करना, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। और वो कनेक्शन है इस्लामिक ब्रदरहुड, जो कट्टरपंथियों की सोची समझी साजिश है, जो फिलिस्तीन, इजराइल, गाजा, हमास, हिजबुल्लाह से भी जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस्लामिक ब्रदरहुड अब भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है, कैसे गाजा से लेकर इस्लामाबाद तक एक ही रणनीति अपनाई जा रही है, और तुर्की अजरबैजान की फैंटेसी क्या है। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। साल 1996 में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला किया। फिर इजरायली सेना ने कट्टरपंथियों को सजा देने के लिए ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ चलाया। कई दिनों के हमले में हिजबुल्लाह ने घुटने टेक दिए। फिर उसने लेबनान के काना में यूएन के एक शरणार्थी कैंप पर कब्जा कर लिया और लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया। फिर उन्हीं पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 100 से ज़्यादा लेबनानी मारे गए। इजरायली सेना को इस कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा, जिससे हिजबुल्लाह को एक और दिन जीने का मौका मिल गया। फिर हमास ने हिजबुल्लाह को कॉपी किया और 7 अक्टूबर 2023 को 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी और नरसंहार किया। बंधकों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया। अब पाकिस्तानी आतंकियों और फौजियों ने भी यही किया है। पहलगाम आतंकी हमला हमास की पूरी कॉपी थी। उन्होंने ह्यूमन शील्ड का भी सहारा लिया। गाजा में एक अल शिफा नाम का हॉस्पिटल था, जिसके नीचे कमांड सेंटर बनाए गए थे जो हमास के थे। इसी तरह हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के रेजिडेंशियल इलाकों में अपने हथियार रखता है, जो सामान्य लोगों के घरों के नीचे बने बंकरों में रखा जाता है। वैसे ही पाकिस्तान के बहावलपुर में जेईएम यानी जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स मरकज सुभान अल्लाह था, जिसे 6-7 मई की देर रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 8 आतंकी ठिकानों के साथ उड़ा दिया था। यहीं पर जैश लीडर और कुख्यात आतंकी मसूद अजहर का घर भी है। इसी मरकज के नीचे बने बंकर में नाटो ग्रेड के हथियार रखे हुए थे, यानी मरकज ह्यूमन शील्ड की तरह काम कर रहा था। जैसे मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में पैराग्लाइडिंग और सुरंग बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, जो हमास के कट्टरपंथी लड़ाकों की शैली को कॉपी करता है, पूरी तरह से कॉपी करता है। फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तानी फौज ने भारत पर हमला किया तो अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। नागरिक विमानों की आड़ में उसने 300 से 400 तुर्की ड्रोन लॉन्च किए, यानी ड्रोन हमलों को छिपाने के लिए नागरिक विमानों का उसने इस्तेमाल किया, जिससे भारतीय सेना को सावधानी से पलटवार करना पड़ा। हमास, हिजबुल्लाह और पाकिस्तान की ये रणनीति कट्टरपंथियों और नागरिकों के बीच की लाइन को धुंधला करती है, और जब आतंकी मारे जाते हैं तो उनके आका कहते हैं कि निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। फिर सहानुभूति बटोरने के लिए कटोरा लेकर निकल जाते हैं। तथ्यों को तोड़ना और मरोड़ना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि पाक की नापाक खुफिया एजेंसी आईएसआई हमास और हिजबुल्लाह से रोज मिल रही है और वहीं से इस तरह की रणनीति को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब तुर्की का क्या मसला है? तो ऐसा है कि तुर्की इस्लामिक ब्रदरहुड निभा रहा है। दावा किया जा रहा है कि तुर्की इस्लामिक ब्रदरहुड की आड़ में आतंक का एक्सपोर्टर बन गया है। इजराइल में नरसंहार के दौरान हमास की कस्साम ब्रिगेड ने ड्रोन भी दागे थे, जो तुर्की की कंपनी में बनाए गए थे। आतंकियों के मारे जाने पर पाकिस्तानी सेना ने भी तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन से भारत पर बड़ा हमला किया था। लिहाजा तुर्की की ओर से आतंकियों को हाईटेक सैन्य तकनीक दी जा रही है, क्योंकि ड्रोन आतंकियों की सबसे पसंदीदा हथियार बन चुका है। लेकिन तुर्की की इन्हीं कार्रवाइयों ने भारत के साथ के संबंध खराब कर दिए। पाक की मदद के दौरान तुर्की को यह भी याद रखना चाहिए था कि कैसे साल 2023 में शक्तिशाली भूकंप आने पर भारत ने उसकी मदद की थी।
दुख की घड़ी में सबसे पहले भारत के C-17 विमान पहुंचे थे, जिसमें सेना के जवान 140 टन से ज्यादा राहत सामग्री शामिल थी। लेकिन कोई बात नहीं खलीफा, हम गद्दारों से निपटना जानते हैं। अच्छा, अजरबैजान का भी भारत से कुछ खास लेना देना नहीं है। दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान का कट्टर दुश्मन है। साल 2020 में नागोर्नो काराबाख को लेकर दोनों में लड़ाई हुई। इसमें तुर्की और पाक ने अजरबैजान का साथ दिया। दूसरी ओर भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और आकाश 1S एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार बेचे। इससे अजरबैजान गुस्सा है। लेकिन यहाँ पर शर्मनाक सवाल ये भी है कि साल 2024 के अंत में अजरबैजान ने भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी क्यों दिखाई थी, जब तुम्हें दुश्मनी थी आर्मेनिया से और भारत से तुम दुश्मनी निभा रहे थे, तो तुम्हें क्या जरूरत थी। खैर, भारत में सोशल मीडिया पर बॉयकॉट टर्की और अजरबैजान जैसे हैशटैग से जुड़े पोस्ट जमकर वायरल हो रहे हैं। JNU, जामिया नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटियों ने तुर्की के साथ शैक्षणिक संबंध तोड़ दिए हैं। टर्किश एयरलाइन संगमरमर सेब के आयात पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग तेज हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए सरकार ने टर्किश कंपनी सेल्विस सिक्योरिटीज सर्विसेज की सुरक्षा मंजूरी ही रद्द कर दी। ये कंपनी भारत के 9 एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही थी। तुर्की की 22% और अजरबैजान की 30% से ज़्यादा बुकिंग रद्द हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर दोनों ही दगाबाजों पर करारा प्रहार शुरू हो चुका है। अब सुनो फर्जी खलीफा, तुम्हारा दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आ गया है, जहां एक ओर तुम नाटो सदस्य देश होने का दिखावा करते हो, लेकिन दूसरी ओर जिहादी नेटवर्क को बड़े पैमाने पर सपोर्ट करते हो। ऐसे में तुर्की के डिफेंस डील और निर्यात की जांच होनी चाहिए, सीरियस जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, भारतीय सेना पाक आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर से पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा वसूलेगी, लेकिन ये पैसा पाकिस्तानी खजाने का नहीं होगा, ये पैसा पाकिस्तानी आवाम का नहीं होगा, ये मुल्ला मुनीर के निजी खाते से वसूला जाएगा, चाहे वो रावलपिंडी, लंदन, ज्यूरिख या पनामा में हो। और अजरबैजान तुर्की चीयर लीडर्स की तरह तमाशा देखते रहेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि इन तिलचट्टे आतंकियों को हमास और हिजबुल्लाह की कट्टरपंथी विचारधारा प्रेरित करती है, न कि शिकायतें। अगर ऐसा होता तो कश्मीर पर कब्जे की बात ही नहीं करते, क्योंकि कश्मीर पर भारत ने नहीं, पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है। और पाकिस्तान से लेकर गाजा और लेबनान तक हर जगह की आवाम भीख मांग रही है। ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आतंकी सरपरस्त दुनिया और अंतर्राष्ट्रीय फंड से मिल रही भीख को कट्टरपंथी और जिहाद पैदा करने वाली मशीनरी में लगा रहे हैं। ऐसे में कान खोलकर सुन लो, कट्टरपंथी और जिहाद कहीं भी हो, भारत और इजराइल अपने ही स्टाइल में आतंकियों का सफाया करके दम लेंगे। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप इस्लामिक ब्रदरहुड पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपने चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, क्योंकि हम आपको सबसे सटीक जानकारी देना जारी रखेंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद। जी भारत।